हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखेंगे 10 करंट अफेयर। ठीक है, संडे वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संदर्भ में छूट गया ना, हाल ही की खबरों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे चार है, क्या है देखते हैं। व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बृहत श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं तथा प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रखने योग्य गेहूं के स्टॉक भंडारण पर सीमाएं निर्धारित की गई है। शुरुआती अनुमान की तुलना में खरीद में संभावित 40% की कमी के संकेत हैं। तीसरा है प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता का 75% तक स्टॉक करने की अनुमति है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करके तूर और उड़द दाल पर भी भंडारण सीमा लगा दी है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे सिर्फ गलत है एक कथन, ये कि 40% नहीं है, 25% के संकेत है। ठीक है, तो बाकी सब सही है, तो केवल 3 आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 3 ही सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी एवं बेबुनियाद अनुमान लगाने की प्रथा को रोकने के लिए व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बृहत श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं तथा प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रखने योग्य गेहूं के स्टॉक भंडारण पर सीमाएं निर्धारित की हैं। मंत्रालय ने इन्हीं कारणों से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करके तूर और उड़द दाल पर भी भंडारण सीमा लगा दी है। प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता का 75% तक स्टॉक करने की अनुमति है। अब है E20 ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। E20 ईंधन यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण को संदर्भित करता है। ये पहला कथन है, वह सही है। कितने कथन सत्य है ढूंढना है। पहला सही है। दूसरा है, देश भर में तेल विपणन कंपनियों की 2000 बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा। तो ये ध्यान देना है कि 1000 बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा। फिर है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हासिल करना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि ये 3 मीट्रिक टन नहीं, 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया गलत था, ये गलत था, तो यहाँ पे सिर्फ यही सही मिल रहा है ना। तो केवल एक सही है, इसलिए केवल एक का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। कह हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि 20% एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल, जिसे E20 के रूप में जाना जाता है, जल्द ही देश भर में तेल विपणन कंपनियों के 1000 बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध होगा। उन्होंने इस विषय पर भी प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता हासिल करना है। परिचय देख सकते हैं। इथेनॉल एक कृषि उप उत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, लेकिन यह चावल की भूसी या मक्का जैसे अन्य स्रोतों से भी प्राप्त होता है। वाहन चलाते समय कम जीवाश्म ईंधन जलाने के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण कहलाता है। E20 ईंधन यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। E20 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2023 में बेंगलुरु में लॉन्च किया गया था। यह पायलट परियोजना कम से कम 15 शहरों को कवर करती है तथा इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण को वर्ष 2013-14 के 1.3% से बढ़ाकर वर्ष 2022 में 10.17% कर दिया है। सरकार ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2030 कर दिया है। G20 अध्यक्षता के दौरान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील जैसे देश के साथ एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया है। अब लाभ क्या है। पारंपरिक पेट्रोल की तुलना में E20 ईंधन के अनेक फायदे हैं, जैसे यह कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर को कम करके वाहनों के
टेल पाइप उत्सर्जन को कम करता है। यह इंजन की कार्यक्षमता में सुधार करता है और जंग एवं जमाव को रोककर रखरखाव की लागत को भी कम करता है। यह घरेलू इथेनॉल उत्पादन को प्रतिस्थापित करके कच्चे तेल के आयात बिल को भी कम करता है। आइए देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य डिजिटल पहचान, भुगतान, अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे प्लेटफॉर्म से है। इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी 3 मूलभूत डीपीआई डिजिटल पहचान, आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट और डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन ए कर दो, दोनों यहाँ पे सत्य हैं। आइए देखते हैं G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक पुणे महाराष्ट्र में ग्लोबल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ शुरू हुई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे प्लेटफॉर्म से है, जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवा प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने तथा डिजिटल समावेशन को सक्षम कर जीवन में सुधार करने में मदद करता है। डीपीआईएस लोगों, धन और सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करता है। पहले एक डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह, दूसरा रियल टाइम त्वरित भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह और तीसरा डीपीआई के लाभों को प्राप्त करने एवं डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सहमति आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह। ये 3 सेट एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के आधार हैं। प्रत्येक डीपीआई स्तर पर एक स्पष्ट आवश्यकता को पूरा करती है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी 3 मूलभूत डीपीआई डिजिटल पहचान, आधार, रियल टाइम फास्ट पेमेंट और डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला भारत पहला देश बन गया है। ठीक है। डीईपीए एक डिजिटल ढांचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्ता को तृतीय पक्ष इकाई के माध्यम से अपने डेटा शर्तों पर साझा करने की अनुमति देता है, जिन्हें कंसेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिट्टे लुई नदी लगभग 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक जलोढ़ घाटी में स्थित है। ठीक है। दूसरा है, यह नदी उत्तर आइजोल में बाओ-वंगकॉन रेंज से निकलती है। शहरी आबादी द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के लिए नदी एक डंपिंग स्थल बन गई है। फिर है मिजोरम की सबसे बड़ी नदी छिमतुईपुई, जो है 138.400 किलोमीटर लंबी है। कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन यहाँ पे सत्य है, सभी 4 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिजोरम में चिट्टे लुई नदी पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व रखती है। हालांकि अनियोजित शहरीकरण, अतिक्रमण तथा इसके किनारे पर स्थित व्यवसायों के कारण नदी प्रदूषण और क्षरण का सामना कर रही है। परिचय क्या है? चिट्टे लुई नदी लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक जलोढ़ घाटी में स्थित है। यह नदी उत्तर आइजोल में बाओ-वंगकॉन रेंज से निकलती है और तुईरियल नदी में मिलने से पहले लगभग 20 किलोमीटर तक बहती है। मिजोरम की सबसे बड़ी नदी छिमतुईपुई है। इसका उत्पत्ति स्थल म्यांमार बर्मा है। नदी भागों में विभाजित है और इसकी 4 सहायक नदियां हैं। मिजोरम की कुछ महत्वपूर्ण और रचनात्मक नदियां जो है क्या पढ़ेंगे? तलांग, तुईरियल और तुईवेल हैं, जो त्रि क्षेत्र से होकर गुजरती है तथा अंततः असम में ब्राक नदी में मिल जाती है। तो ब्राक नदी कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है, असम में। आगे देखते हैं, हिरोशिमा एआई प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसे जापान के हिरोशिमा में वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। HAP का उद्देश्य एआई को इस प्रकार शासित करना है
जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखे, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करे, पारदर्शिता को बढ़ावा दे तथा एआई प्रौद्योगिकी की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। नीति आयोग ने एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए हैं। वर्ष 2022 में चीन ने विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले दुनिया के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम बनाए हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई कथन जो है उस प्रकार के नकारात्मक नहीं लग रहे हैं ये तीनों तो सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप सोच सकते हैं चीन है, चीन की जगह कुछ और भी रह सकता है। ज़रूरी नहीं कि चीन गलत ही हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो यहाँ पे चीन सही है, इसीलिए चौथा कथन भी सही है, इसीलिए ये चारों यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। हाल ही में इसे जापान के हिरोशिमा में वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। HAP का उद्देश्य एआई को इस प्रकार शासित करना है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखे, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करे, पारदर्शिता को बढ़ावा दे तथा एआई प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। नीति आयोग ने एआई के लिए राष्ट्रीय नीति और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर कुछ मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए हैं। वर्ष 2022 में चीन ने विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले दुनिया के कुछ पहले राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम बनाए हैं। अब है 76 शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की कुल संख्या के 15% यानी अधिकतम 5 शाखाओं तक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना नई शाखाएं खोलने की अनुमति है। यहाँ 10% है, ठीक है। फिर है शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान एक मुश्त निपटान करने की अनुमति प्रदान किया गया है। जनवरी 2020 में आरबीआई ने ईसीयूएस के लिए पर्यवेक्षी एक्शन फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। तो केवल 2 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में क्यों है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1514 शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु 4 प्रमुख उपायों को अधिसूचित किया है, जिसमें उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष का और समय देना शामिल है। आरबीआई द्वारा किए गए प्रमुख उपाय, तो यहाँ पे 4 प्रमुख उपाय क्या गया है देखते हैं। यूसीबी को पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की कुल संख्या के 10%, अधिकतम 5 शाखाओं तक आरबीआई की पूर्व अनुमति के बिना नई शाखाएं खोलने की अनुमति देना। शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान एक मुश्त निपटान करने की अनुमति प्रदान करना, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा है 31 मार्च 2026 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु यूसीबी के लिए समय सीमा का विस्तार करना, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पीएसएल की कमी को पूरा करने के बाद अतिरिक्त जमा यदि कोई हो को भी यूएसबी को वापस कर दिया जाएगा। अब है कि आरबीआई और सहकारी क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय एवं आवश्यक संवाद की सुविधा के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति। वो 4 पॉइंट यहीं तक था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। भारत में सहकारी बैंक यह साधारण बैंकिंग व्यवसाय से निपटने के लिए सहकारी आधार पर स्थापित एक संस्था है। एक सहकारी बैंक शुरू करने के लिए जमा और ऋण के साथ साथ शेयरों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाया जाता है। ये सहकारी ऋण समितियां हैं जिनमें समुदाय के सदस्य एक दूसरे को अनुकूल शर्तों पर ऋण प्रदान करते हैं। वे संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत होती है। अब है 77 में देखेंगे, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक, क्वेश्चन तैयार करने में यहाँ पे फॉल्ट हो गया, नई दिल्ली में संपन्न हुई। चलिए कोई बात नहीं है, आगे देखते हैं। चर्चा में क्यों? हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की
सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त ने की। प्रमुख बिंदु क्या है? कह रहा है भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की साझेदारी में अपार संभावनाएं तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही मुक्त व्यापार समझौते से परे कार्य करने और ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है जहां दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। यह चर्चा वर्ष 1986 के द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत गठित संयुक्त व्यापार समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित थी। न्यूजीलैंड ने निजी क्षेत्रों के साथ व्यापार और सहयोग को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया, जिसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को बढ़ावा देना, कार्बन क्रेडिट सहयोग एवं दोनों पक्षों के व्यवसायों को द्विपक्षीय लाभ हेतु गैर टैरिफ उपयोगों पर अनुरोध जैसे मुद्दों पर काम करना शामिल है। दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के अध्ययन के अनुसार यहीं पे था, ठीक है, दुनिया वर्ष 2050 से पहले अपनी पहली समुद्री बर्फ मुक्त गर्मी दिखेगी। मतलब कि समुद्र में जो भी बर्फ पाए जाते हैं 2050 तक वो 50 से पहले ही समाप्त हो जाएगा। कर वैश्विक उत्सर्जन के कारण वर्ष 281 से 2100 तक आर्कटिक बर्फ से मुक्त हो जाएगा। तीसरा है, अध्ययन के अनुसार कार्बन उत्सर्जन को तेजी से कम करके या किसी भी तरह के अन्य प्रयास द्वारा भी आर्कटिक समुद्री बर्फ को बचाया नहीं जा सकता है। ये तीसरा कथन है और यहाँ पे तीनों कथन सही है, सभी तीन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए इसको देखते हैं। करा हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि आने वाले दशकों में आर्कटिक से समुद्री बर्फ समाप्त हो जाएगी। अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? करा अध्ययन के अनुसार दुनिया वर्ष 2050 से पहले अपनी पहली समुद्री बर्फ मुक्त गर्मी देखेगी। वैश्विक उत्सर्जन के कारण वर्ष 281 से 2100 तक आर्कटिक बर्फ से मुक्त हो जाएगा तथा वैश्विक तापमान में जो है 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हो जाएगी। करा अध्ययन के अनुसार कार्बन उत्सर्जन को तेजी से कम करके या किसी भी तरह के अन्य प्रयास द्वारा भी आर्कटिक समुद्री बर्फ को बचाया नहीं जा सकता है। आर्कटिक के गर्म होने के दौरान समुद्री बर्फ के कम होने से ध्रुवीय जेट धाराएं भी कमजोर हो जाती है। ध्रुवीय जेट धाराओं के कमजोर होने से यूरोप में बढ़ते तापमान और गर्मी की लहरों के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में बेमौसम बारिश से भी जोड़कर देखा गया है, समझ सकते हैं। अब प्रभाव क्या है? आर्कटिक समुद्री बर्फ जो है क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में देखेंगे। कारण आर्कटिक समुद्री बर्फ वैश्विक जलवायु तथा समुद्र के तापमान में वृद्धि और गिरावट को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। कारण समुद्री बर्फ हल्के रंग की होती है। यह पानी की तुलना में अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है और ऐसे भी सफ़ेद कलर जो होता है परिवर्तित करती है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंड रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्री बर्फ ऊपर की ठंडी हवा और नीचे के अपेक्षाकृत गर्म पानी के बीच एक अवरोध बनाकर हवा को ठंडा रखती है। समुद्री बर्फ की मात्रा घटने के कारण सौर ऊर्जा का अधिक अवशोषण होने लगता है, जिससे समुद्र के गर्म होने से समुद्री बर्फ और भी अधिक तेजी से पिघलती है। बर्फ में परिवर्तन ध्रुवीय भालू जैसे स्तनधारियों को प्रभावित कर सकता है, जो शिकार, प्रजनन और पलायन के लिए समुद्री बर्फ की उपस्थिति पर निर्भर हैं। बर्फ का पिघलना स्थानीय आर्कटिक आबादी के पारंपरिक निर्वाह, शिकार जीवन शैली को भी प्रभावित कर सकता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 जून, ऑप्शन सी। WHO द्वारा वर्ष 2004 में विश्व रक्तदाता दिवस को पहली बार मनाया गया था। विश्व रक्तदाता दिवस को 98वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2005 में रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था। 1930 में ABO रक्त समूह प्रणाली और आधुनिक रक्तदान के विकास और खोज के कारण नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टर के जन्मदिन 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह ऑस्ट्रियाई अमेरिकी इम्यूनोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, थे
प्रोटोएस्टेरोल बायोटा जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के समीप समुद्र तल में एक चट्टान के भीतर प्रोटोस्टेरोल बायोटा के जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। ये अवशेष प्रोटेरोजोइक यून अवधि के हैं जो जीवन के जटिल विकास में महत्वपूर्ण थे। करें यह एक सूक्ष्म जीव है जो यूकैरियोट्स नामक जीवों के परिवार से संबंधित है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के संयोजन वाली एक जटिल संरचना होती है। करें यह प्राचीन जीव 1.6 अरब वर्ष पूर्व जलीय दुनिया में पाया जाता था। इसे पृथ्वी पर जीवन के विकास के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है, जो जीवन कर्म के उद्भव की जानकारी दे सकता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया करंट अफेयर का। तो मिलते हैं अगले सप्ताह करंट अफेयर के साथ, ठीक है। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें।